अधिनियम 1954, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 सर्वप्रथम 15 जून 1955 को लागू हुआ था। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 सर्वप्रथम 15 जून 1955 को लागू हुआ था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 सर्वप्रथम 15 जून 1955 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की राज्य की शक्ति का उपबंध किया गया है? धारा 10 का में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति दी गई है। राज्य सरकार को शक्ति जो दी गई है धारा 10 का में दी गई है सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की। ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 10 में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है 10 का के अंतर्गत, धारा 10 का के अंतर्गत। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? निदेशक, प्रबंधक, सचिव, उपरोक्त सभी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? निदेशक, प्रबंधक, सचिव, उपरोक्त सभी। तो निदेशक, प्रबंधक, सचिव, उपरोक्त सभी जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी होते हैं। निदेशक, प्रबंधक, सचिव, उपरोक्त सभी। निदेशक, प्रबंधक और सचिव, उपरोक्त सभी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? 14 का के अंतर्गत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 14 का के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 का के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? धारा 14 के अंतर्गत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955
हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया है 1956 में, हिंदू विवाह अधिनियम आया है 1955 में, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया है 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया है 1956 में। ये दिया है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण जो दिया गया है, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। ये 73वां गलत लिखा है इसमें। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। सती प्रथा निरोध अधिनियम आया 1987 में। सती प्रथा निरोध अधिनियम 1987 में आया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56 में, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा मिला है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, यानी घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 से। 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है और संपूर्ण देश में, और ये पास हुआ है घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 में जो है ये पास हो गया है। राष्ट्रपति की सहमति भी 2005 में ही इसको मिल गई है। घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम 2005 में, और लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 से। 5 में पास हुआ है और 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। नेक्स्ट, कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। ये मीसा जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है, ये जो है सामाजिक अधिनियम नहीं है। मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित कथन सही है 1 और 3। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? तो ये अधिनियमित हुआ है 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनियमित हुआ। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था 30 जनवरी 1990 से। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ या लागू हुआ है 30 जनवरी 1990 से। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ है 30 जनवरी 1990 से। 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? अधिनियम 1989 के अंतर्गत।
नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 23 धाराएं हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है केंद्र सरकार को। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत SC/ST निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है केंद्र सरकार को। और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में धाराएं हैं कितनी? धाराएं हैं 23 और ये लागू हुआ है 1990 से। 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ है, हमने अभी बताया था। 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है धारा 2 खा गा में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2 खा गा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। 2 खा गा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है 1 वर्ष। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है 1 वर्ष। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड मिलेगा 1 वर्ष का। 1 वर्ष का। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है संरक्षा विभेद का सिद्धांत। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST की उन्नति के लिए एक प्रावधान है और ये जो है संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, जो कि SC/ST की उन्नति का प्रावधान करता है, एक उन्नति का प्रावधान है और यह जो है संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? राज्य सरकार को। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, उपरोक्त सभी। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन
अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, उपरोक्त सभी। दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 में। SC/ST अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। धारा 6 में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? धारा 14 में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? धारा 14 में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे? तो 30 दिनों में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है तो जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट जो है 14 दिनों में 30 दिनों में सौंपेंगे। 30 दिनों में सौंपेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? गिरफ्तारी के पूर्व जमानत। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत निषिद्ध है। गिरफ्तारी पूर्व जमानत निषिद्ध है। गिरफ्तारी पूर्व जमानत निषिद्ध है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 18 में। SC/ST निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। धारा 18 में। नेक्स्ट, अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। SC/ST एक्ट की धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। नेक्स्ट, SC/ST एक्ट के अधीन अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उपाधीक्षक रैंक से कम ना हो। ऐसे अधिकारी यानी CO द्वारा जो है SC/ST एक्ट के अपराध का अन्वेषण जो है CO रैंक के अधिकारी द्वारा होता है। नेक्स्ट, SC/ST एक्ट अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई हैं क्या? पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। ये जो है विशेष न्यायालय को छूट नहीं दी गई है। नेक्स्ट, SC/ST एक्ट के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? सामूहिक जुर्माना अध्यारोपित करने का। SC/ST एक्ट के अधीन विशेष न्यायालय कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का। सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है विशेष न्यायालय। सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करके या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो वह जो है उसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से
अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो सज़ा होगी 6 मास से कम नहीं होगी, किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण। SC/ST एक्ट के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण। विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण, शीघ्र विचारण। नेक्स्ट, SC/ST एक्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 17 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। SC/ST एक्ट नहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 15 जून 2005 को। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इस पर जो है राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है 15 जून 2005 को। APJ अब्दुल कलाम साहब थे उस समय राष्ट्रपति जब सूचना का अधिकार अधिनियम पास हुआ है, तो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है 15 जून 2005 को और ये लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति दी है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर 15 जून को, और ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है। आगे क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है। A और B दोनों है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है, दोनों है। A B दोनों है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, दोनों। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में। शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है। तो ये प्रावधान क्या नहीं है? आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारण को देना होगा। ये बात इसमें नहीं है, कारण नहीं बताना पड़ता है, तो ये बात गलत है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने का कारण देना होगा, ये गलत है। सूचना मांगे जाने का कारण देना होगा, ये बात गलत है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित है नमित शर्मा बनाम भारत संघ से।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित है नमित शर्मा बनाम भारत संघ से। नमित शर्मा बनाम भारत संघ से। सूचना कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कथन सही है। कारण, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक की यात्रा करनी है। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, सही है। और इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? ये बात कही थी मद्रास उच्च न्यायालय ने। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर आवेदक कोई सूचना मांगता है तो उसको सूचना मांगे जाने का कारण अवश्य बताना चाहिए। ये बात कही है मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा। नेक्स्ट, फिर है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। तो एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 में क्या बताया गया है, क्यों अधिनियमित हुआ है, इसके बारे में जान लो। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये गलत है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये गलत है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? तो 1980 में। 1980 में ये जो है 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी हुआ है संपूर्ण भारत में। अच्छा, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया है? तो 1980 में, और लागू हुआ है वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 से। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 25 अक्टूबर 1980 से। 25 अक्टूबर 1980 से। नेक्स्ट, इसमें दूसरा कथन सही, इसको जान लो। आरटीआई अधिनियम प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु, आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? पराकलन समिति। पराकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। पराकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी संसदीय समिति है तो बताएंगे पराकलन समिति। पराकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसको जान लीजिए। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियों से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां या तदर्थ समितियां। स्थायी मतलब स्थायी और तदर्थ मतलब अस्थायी समितियां। तो नंबर 1 है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करती है। यह समिति जो होती है लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करती है। भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करती है लोक लेखा समिति। इसमें होते हैं 22 सदस्य और 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। अभी हमने बताया था सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो पराकलन समिति। तो पराकलन समिति के बारे में जान लो। पराकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 थी, लेकिन पराकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके सदस्य, पराकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। पराकलन समिति यह बताती है कि पराकलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। पराकलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है और यह जो है लोकसभा द्वारा इसमें जो है लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। और पराकलन समिति जो है ये सबसे बड़ी समिति होती है। सबसे बड़ी संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इसके बाद है सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति दोनों में सदस्यों की संख्या सेम होती है। लोक लेखा समिति हमने ऊपर बताया था, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, तो सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों, लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के सीएजी की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में जांच करती है। तो ये याद रखना कि इसका भी कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है। लोक लेखा समिति, पराकलन समिति सबका कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, और सरकारी उपक्रम समिति में 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, 22 इसमें भी होते हैं। पराकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं पराकलन में, और पराकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं पूरे लोकसभा से होते हैं, और पराकलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। फिर है आपकी याचिका समिति। याचिका समिति की सदस्यों की संख्या 15 होती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15। इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। अच्छा, याचिका समिति का कार्यकाल नियत नहीं है, यह पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है।
इस समिति का कार्य लोकसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? पराकलन समिति। अभी हमने बताया था संसद की सबसे बड़ी समिति पराकलन समिति। इसमें होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य, लोकसभा से होते हैं 30 सदस्य और इसका कार्यकाल है 1 वर्ष। सबसे बड़ी समिति है पराकलन समिति। पराकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। पराकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सीएजी। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो लिया जाता है 2 और 1 के अनुपात में। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। 2 और 1 के अनुपात में संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? 2 और 1 के अनुपात में। 2 और 1 के अनुपात में। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है। इसमें एक कथन सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें कथनों पर विचार करना है। 1, 2, 3 कथन सही हैं, इनको देख लो। तीनों कथन सही हैं। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि पराकलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सही है। नेक्स्ट, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। नंबर 3, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। नेक्स्ट, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये होती है आकलन समिति या पराकलन समिति। आकलन समिति या पराकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। आकलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा और विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण शासन की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति
अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। बी नंबर सही है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट, इसमें 2 और 3 नंबर सही है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा की संसदीय समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। सही है। भारत के सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। भारत की सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा भारत सरकार के सीएजी की रिपोर्ट की भी जांच करती है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। लोक लेखा वित्तीय समिति। याचिका समिति कार्यकारी समिति है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति और याचिका समिति कार्यकारी समिति। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है और याचिका समिति कार्यकारी समिति है। याचिका समिति कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति। स्टॉक बाजार या स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति है। विभागीय समितियां हैं, स्टैंडिंग समितियां। विभागीय समितियां स्टैंडिंग समितियां हैं। विभागीय समितियां स्टैंडिंग समितियां हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता एस्टीमेट कमेटी में। इसमें केवल 2 कथन सही है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है एस्टीमेट्स कमेटी में। पराकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है या गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों से। पराकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों से। पराकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों से। पराकलन समिति लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, पराकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये सभी जो है भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। सार्वजनिक लेखा समिति, पराकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सभी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। सार्वजनिक लेखा समिति, पराकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति सभी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। नेक्स्ट, संसद की वित्तीय समितियां हैं पराकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। ये जो है संसद की वित्तीय समितियां हैं। पराकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति संसद की वित्तीय समितियां हैं। पराकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति।
ये संसद की वित्तीय समितियां हैं। पराकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति संसद की वित्तीय समितियां हैं। नेक्स्ट, किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए बनाई गई संसदीय समिति में शामिल हैं 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। नेक्स्ट, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है? PC चाको। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जो जांच करने की संसद की संयुक्त समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष थे PC चाको। PC चाको 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच समिति के अध्यक्ष थे PC चाको। PC चाको। नेक्स्ट, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रयोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, वो समिति का नाम है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति।